आज का हमारा टॉपिक है साख नियंत्रण की विधियाँ। पिछले टॉपिक में हमने साख नियंत्रण क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है, इसके संबंध में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण की विधियाँ। भारत में साख नियंत्रण का कार्य हमारे केंद्रीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब हम साख नियंत्रण विधियों की यदि बात करें तो हमने पहले पढ़ा था कि साख नियंत्रण की विधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, परिमाणात्मक साख नियंत्रण और गुणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण मतलब क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इन विधियों को सामान्य साख नियंत्रण विधियां भी कहा जाता है, जनरल क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स भी इनको कहा जाता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण अथवा सामान्य साख नियंत्रण वे विधियां होती हैं जो साख की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, अर्थात उनका उद्देश्य वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट जो है उसका नियमन तथा नियंत्रण करना होता है। तो those methods of credit control which are used for the regulation and control of volume of credit are known as quantitative credit control methods. ये नियंत्रण मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन तथा अपस्फीति डिफ्लेशन संबंधी दबावों को अप्रत्यक्ष रूप से जो कि साख विस्तार एवं साख संकुचन के कारण उत्पन्न होते हैं उनको कम करते हैं। मतलब इन विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मार्केट में साख क्रेडिट एक्सपेंशन, साख विस्तार तथा क्रेडिट साख संकुचन मतलब क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनको कम करना, उनके प्रभाव को अर्थव्यवस्था पर कम करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब आता है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि परिमाणात्मक साख नियंत्रण क्या होते हैं, जिनका उद्देश्य साख की मात्रा या वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को नियंत्रित करना होता है और ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के प्रभाव को कम करते हैं। पर इसमें ऐसे कौन से मेथड्स, कौन सी विधियां होती हैं जिनके कारण हम इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं? इसमें मुख्यतः 4 मेथड्स आते हैं: बैंक रेट, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, कैश रिजर्व रेशो, नकद कोषानुपात और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सांविधिक तरल अनुपात जिसे हम कहते हैं। ये चारों मेथड्स हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है सबसे पहला, बैंक दर या बैंक रेट क्या होती है। बैंक दर जो होती है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है तथा उनके बिलों एवं व्यापारिक पत्रों की पुनः कटौती करता है। इंडिया की यदि हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि आरबीआई को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं, मतलब बैंकों का अंतिम ऋणदाता के रूप में भी आरबीआई जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है बैंकों का अंतिम ऋणदाता? मतलब जब मौद्रिक संकट के समय व्यापारिक बैंक आरबीआई से धन उधार ले सकते हैं, इसलिए उसको हम अंतिम ऋणदाता कहते हैं। तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को बिलों की पुनः कटौती, रिडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स द्वारा अथवा उन्हें अग्रिम एवं ऋण प्रदान करके वित्तीय संकट या मौद्रिक संकट के समय व्यापारिक बैंकों को वित्त सुविधा प्रदान करता है। वो मौद्रिक संकट के समय भी हो सकता है और नॉर्मल कंडीशन में भी आरबीआई इनको रिडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के द्वारा या लोन प्रोवाइड करके वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। तो आरबीआई से जो धन उधार लेते हैं और जिस दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं उसको हम बैंक दर कहते हैं। इस बैंक दर में परिवर्तन करके आरबीआई बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन लाता है।
कैसे? जैसे हम जानते हैं कि व्यापारिक बैंक तो ऋण लेते हैं आरबीआई से और साधारण जनता ऋण लेती है व्यापारिक बैंकों से। मतलब हम लेते हैं कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक लेते हैं आरबीआई से। आरबीआई से जो वो लोन ले रहे हैं उस रेट जिस दर पर ले रहे हैं वो ऋण, उसको हम कहते हैं बैंक दर। अब यदि आरबीआई इस बैंक दर में वृद्धि करता है तो व्यापारिक बैंकों की ब्याज दर में भी वृद्धि होती है, जिससे साख की लागत में वृद्धि होती है और जिसके परिणाम स्वरूप बैंक ऋणों की मांग कम हो जाती है तथा वस्तुओं की मांग भी गिर जाती है। इसको हम इस तरह से समझिए, जैसे बैंक दर में वृद्धि हुई, आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज करी, तो बैंक रेट इंक्रीज हुई तो व्यापारिक बैंक जो हमें ऋण दे रहे हैं वो ब्याज दर भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक को लोन जो मिल रहा है वो ज़्यादा रेट पे मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक भी जनता को जो ऋण दे रही है उसकी ब्याज दर में भी वृद्धि करेगी। वो ब्याज दर में वृद्धि हुई तो ऋण लेना अब महंगा हो गया, तो साधारण जनता लोन लेना कम करेगी, क्योंकि साख की लागत में वृद्धि हो गई या क्रेडिट लेना अब कॉस्टली हो गया, तो साधारण जनता भी ऋणों की मांग कम कर देगी, लोन लेना कम करेगी। ऋणों की मांग कम होगी तो मार्केट में क्वांटिटी ऑफ मनी कम आएगी, पैसा कम आएगा, जिससे वस्तुओं की मांग में भी कमी आ जाएगी। तो इस तरह से बैंक दर में वृद्धि करके आरबीआई इन्फ्लेशन को या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार यदि डिफ्लेशन की स्थिति है, इन्फ्लेशन की स्थिति मतलब मुद्रा की मात्रा बाजार में ज़्यादा होना, तो उसको बाजार में से कम करने के लिए आरबीआई बैंक रेट में वृद्धि करेगा। और डिफ्लेशन की स्थिति क्या है कि मार्केट में या इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा कम होना, तो मुद्रा की मात्रा कम है उसको बढ़ाना है, तो इसके लिए आरबीआई बैंक दर में कमी करेगा। तो इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन के केस में बैंक दर कम होगी, और कम करके मुद्रा की पूर्ति को मार्केट में बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन के टाइम बैंक रेट ज़्यादा और डिफ्लेशन के टाइम बैंक रेट कम होगी। जैसे यदि बैंक दर में कमी होती है तो व्यापारिक बैंक भी क्या करेंगे, अपनी ब्याज दर में कमी करेंगे, जिससे साख लेना या लोन लेना सस्ता हो जाएगा। और जब लोन सस्ते होंगे तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी या पैसा आएगा और वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार इन्फ्लेशन के टाइम